भारत में बीजेपी का हाफ होने वाला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया जनबंधन के पार्टियों को, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश अभी मिलना तय हो गया। अभी 3 चरण और बाकी है। इससे अंतिम नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं। 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया। मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया और बिल्कुल साफ हो गया था कि वो घबराए हुए हैं और भौखलाए हुए हैं। हमारा विश्वास कहाँ से आता है? हमारा विश्वास हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी के कार्यक्रम से आता है। पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी और अन्य नेता 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और 63 दिन कुछ महीने पहले मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6500 किलोमीटर का बस यात्रा राहुल जी और हमारे अध्यक्ष जी और अन्य नेता कार्यकर्ता सभी लोगों ने जनता की बात सुनी, अपनी मन की बात नहीं कही पर जनता की बात सुनी, जनता की चिंता सुनी। और ये 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय को लेकर हर एक प्रत्येक न्याय में हमने 5 गारंटियां दी हैं। और ये गारंटी कार्ड हम घर घर गारंटी कार्ड वितरण प्रोग्राम हमने किया है। करीब 8 करोड़ परिवारों तक हमने ये गारंटी कार्ड पहुंचाया है। मुख्य तौर से महालक्ष्मी गारंटी है। हर गरीब परिवार के एक महिला को हर महीना 8,500 रुपया, यानी कि हर साल 1 लाख रुपया उनके बैंक खाते में सीधा जाएगा। युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, उनके लिए हमने गारंटी दी है कि पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो कोई युवा डिप्लोमा लेता है या लेती है या डिग्री लेता है या लेती है, उनको 1 साल के लिए कानूनी तौर से अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा और उसका मुआवजा 1 लाख होगा। किसानों के लिए हमने गारंटी दी है कि प्रधानमंत्री ने 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है और किसानों का 1 रुपया कर्जा भी माफ नहीं किया है। 2008 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हमने किया था। और अभी हम गारंटी दे रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, ऐसे ही कांग्रेस और इंडिया पार्टियां किसानों का कर्जा माफ करेगी और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि कानून के आधार पर वो तय किया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने ये गारंटी दी है कि मजदूरी दर 400 रुपया होगा। जब प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते हैं, वो सीटों की बात करते हैं, नोटों की बात करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी जब 400 पार की बात करती है, वो मजदूरी दर, मनरेगा में मिनिमम वेज होगा 400 रुपया। अलग अलग जो आज कुछ ऐसे जगह हैं जहां मजदूरी दर 250 रुपया है, कहीं 200 रुपया है, कहीं
₹275 है, हम लोग 400 वादा कर रहे हैं कि ₹400 मिनिमम वेज होगा, न्यूनतम मजदूरी दर होगा। और हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने ये गारंटी दी है कि सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराया जाएगा और कास्ट सेंसस हम कराएंगे। ये 2011 में करवाया गया था जब मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री था, पर उसके नतीजे प्रकाशित नहीं हो पाए, मोदी सरकार ने उसको प्रकाशन नहीं किया। जाति की जनगणना के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो इसको हम फिर से एक बार करवाएंगे और हर 10 साल इसको करवाना ज़रूरी है। तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, उनकी भाषा में परेशानी दिखाई दे रही है और पहले से वो एक झूठ की महामारी उन्होंने फैलाया है। रोज कुछ ना कुछ नया झूठ जनता के सामने बोलते हैं और आज भी कहा है, कल कहा है, आज सभी अखबारों में छपा है कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, मैंने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है। इससे और बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 तारीख से जिस तरीके से कांग्रेस घोषणा पत्र पर आरोप लगाया कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, बाद में मंगलसूत्र की उन्होंने बात की, बाद में उन्होंने धन वितरण की बात की जो हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है, और हमेशा ये बोलते रहे इस भाषा में ताकि ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन मिले, ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन मिले। और आज कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री पर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। तो मैं प्रधानमंत्री से 4 सीधे सवाल पूछना चाहता हूं जो इस चुनाव में बहुत महत्व रखते हैं। पहला सवाल यह है, राहुल जी बार बार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और इस किताब को दिखा रहे हैं। यह किताब भारत का संविधान है, ये दिखा रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और हमारी लड़ाई इस चुनाव में इसको सुरक्षित रखने के लिए है। पार का असली माने यह है कि हमें अधिकार दो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उनके सलाहकार कह रहे हैं, उनके उम्मीदवार कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार कराओ ताकि हम नया संविधान बनाएं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हम हटाकर नया संविधान लाएं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि जब ये संविधान अपनाया गया, मसौदा अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में आरएसएस की एक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया जिसमें लिखा था कि यह संविधान में भारतीयता नहीं दिखाई देती है क्योंकि यह मनुवादी आदर्शों पर आधारित नहीं है, इनमें मनुवादी मूल्यों से प्रेरणा नहीं लिया गया है। यह आरएसएस का लेख है, ऑर्गेनाइजर का लेख है, 1949 का लेख है जब यह संविधान का मसौदा अपनाया गया। तो क्या आपकी विचारधारा जो 70 साल से इस संविधान की आलोचना कर रही है, मोहन भागवत ने खुद कहा था 3 साल पहले कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और संविधान इसीलिए बदलना चाहते हैं कि क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ हैं। तो मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है, क्यों आप जातीय जनगणना कराने से भाग रहे हैं? बिहार में तो आपके सहयोगी नीतीश कुमार जी ने करवाया है। पार्लियामेंट में बहस के बाद 2011 में जातीय जनगणना कराया गया था।
आपने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है? 5 फरवरी 2024 को यहीं HEC के कैंपस में राहुल जी ने एक भाषण दिया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, और उन्होंने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जरूर करवाएंगे। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री से दूसरा ये है, पहला सवाल तो ये है क्या आपकी विचारधारा इस संविधान को मानती है कि नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि कास्ट सेंसस से आप क्यों भाग रहे हैं? आपने एक शब्द नहीं कहा है कि आप कास्ट सेंसस करवाएंगे कि नहीं। तीसरा सवाल यह है प्रधानमंत्री से, और यह सीधा सवाल है उनसे, गोल मोल करके सवाल नहीं है, यह सीधा सवाल है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50% की सीमा होना ज़रूरी है, यानी कि दलित, आदिवासी और OBC के लिए 50% सीमा होना ज़रूरी है। उसी सभा में HEC के मैदान में राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस 50% सीमा को हटाएगी, उसको बढ़ाएगी। क्या प्रधानमंत्री इसके पक्ष में हैं? क्या इसके खिलाफ हैं? इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे जनगणना करवाएंगे तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की संख्या जब गिनती होगी वो 50% से ऊपर होगा, पर पूरी हक मिलने के लिए 50% की सीमा आ जाता है रास्ते में। तो इसलिए हमने वादा किया है, हमारे गारंटी में भी हमने कहा है कि हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। इस संविधान में 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून एकमात्र कानून है जिसको इस संविधान सुरक्षित रखता है, और तमिलनाडु में आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC के लिए 69% है। वो 50% की सीमा का उल्लंघन है, पर क्योंकि वो कानून 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में, जब हमारी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुरक्षित रखता है। अलग अलग राज्यों में अगर ये 50% के ऊपर जाएगा, क्या वो कानून भी 9वीं सूची में लाएंगे? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, अगर झारखंड में ये 60% होता है या 70% होता है, वो हम 9वीं सूची में लाएंगे। संविधान की सुरक्षा उसको मिलेगा, कवच मिलेगा, संविधान का कवच मिलेगा उस कानून को। इस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं है। और चौथा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले 10 साल में आपने सभी कानूनों में संशोधन लाया है जो कानून बनाए गए थे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए सुरक्षित रखने के लिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर किया गया है, वन संरक्षण कानून 1980 को कमजोर किया गया है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसको कमजोर किया गया है, ताकि आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लिया जा सकता है और पूंजीपतियों को दिया जा सकता है, और उसका मिसाल झारखंड में ही है। तो ये क्यों ऐसे कानून लाए गए, क्यों संशोधन लाए गए? बहुमत तो था लोकसभा में और राज्यसभा में। पूंजीपतियों के लिए इन्होंने
इन कानूनों में संशोधन लाए, इनको कमजोर किया। क्या ये सच नहीं है? किस मानसिकता के कारण आपने ये संशोधन लाए? तो साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये न केवल चुनावी मुकाबला है हमारा, पर ये विचारधारा का भी मुकाबला है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया जनबंधन का गठन हुआ है। हम एक होकर लड़ रहे हैं और इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान जिसका एक मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है, पंथ निरपेक्षता है, जनतंत्र लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पहले चरण में और दूसरे चरण में मतदान हुआ, हालांकि ऐसी हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है, पर उसके बावजूद हमें जनादेश ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, यही तो जनता के मुद्दे हैं। किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय को लेकर जो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो जनता में हर एक वर्ग को पहुंच चुका है वो संदेशा। और 10 साल अन्याय काल 2014 के बाद 2024 तक जो लोगों का अनुभव रहा है, मैं समझता हूं कि लोग समझ गए हैं, भारत के जनता समझ गई है कि बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है। और इसी वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये अभी जल्द ही अपने पद से हटने वाले प्रधानमंत्री हैं और हमें 4 तारीख के बाद इस झूठ के महामारी से हमें मुक्ति मिलने वाला है। शुक्रिया। एक सवाल करके पूछेगा। कहाँ हैं आप? हाँ, सबका जीत है। बोलिए। वो आउटगोइंग एचएम है, उनके बारे में कुछ कहने ज़रूरी नहीं है। वो आउटगोइंग होम मिनिस्टर हैं। जब आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर तय है तो आउटगोइंग होम मिनिस्टर भी तय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। क्या कहा उन्होंने? यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा। अभी देखते जाइए यूपी में क्या होगा, इंडिया गठबंधन क्या कैसा प्रदर्शन होगा, आप देखते जाइएगा। हर एक स्टेट में, मैंने आपको कहा ना, दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में हाफ। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि प्रधानमंत्री खुद मोदी की गारंटी अपनी 56 इंच की छाती थपथपाते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया है। मोदी की गारंटी की बात नहीं होती है, विकसित भारत की बात नहीं होती है। अभी प्रधानमंत्री की भाषा क्या है? ध्रुवीकरण की भाषा है। धर्म को लेकर उनका भाषण होता है, जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी पर, उनके नेताओं पर बदनाम किया जाता है धर्म को लेकर, विकास के रिकॉर्ड पर नहीं, धार्मिक मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वो समझ गए हैं कि ज़मीनी स्तर पर कोई लहर नहीं है, लोग थक चुके हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में तो उनका खाता खुलने वाला नहीं है, और जहां खाता खुला था, मिसाल के तौर से कर्नाटका में
आप देखेंगे वहां भी सीटों की संख्या बीजेपी की भारी मात्रा में घटेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश में, मैं नवीन पूरे देश में प्रधानमंत्री जहां भी अपनी सभा कर रहे हैं वहां पर एक आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं कि झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। तो इस आरोप से आप लोग कैसे बचेंगे? अरे प्रधानमंत्री का सबसे गंभीर आरोप अब तक ये रहा है कि टेम्पो लेकर बोरी बोरी में अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा 6 दिन बाद, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, टेम्पो लेकर, ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, टेम्पो लेकर अडानी अंबानी उनके 2 खास दोस्त मित्र काला धन लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की। नोटबंदी का कारण आपने क्या दिया? जब आपने टीवी पर भाषण दिया कि आपने कहा काला धन मैं निकालने वाला हूं। 8 साल बाद काला धन नहीं निकला है, टेम्पो में है, बोरी में है, अडानी और अंबानी के पास है और प्रधानमंत्री चुप है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है ईडी क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रहा है, वो क्यों सो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, 6 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए, या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक वो तो गलती से सच भी नहीं बोलते, वो बात अलग है। पर जब ऐसा गंभीर आरोप लगाया है ऐसे 2 पूंजीपतियों के खिलाफ जिनको मैक्सिमम फायदा मिला है पिछले 10 साल में, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। 21 पूंजीपति हैं हमारे देश में जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। तो प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए, टेम्पो गिरफ्तार कीजिए, ईडी और सीबीआई को कहिए अडानी और अंबानी के पीछे पड़िए और ये काला धन निकलवाइए, तब और सवाल का जवाब मैं दूंगा। अभी आपने संबोधन में केंद्रीय एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया, कांग्रेस इसमें सुधार की कोई गारंटी नहीं? सॉरी, वही ईडी की कार्यशैली पे I didn't understand what is it? He's saying that ED and we are complaining for the ED and all. He's saying कि अगर कांग्रेस आएगी तो will improve the ईडी और सीबीआई के बारे में आप बोल रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों पर काम ईडी सीबीआई और रिपोर्ट आए हैं। भयंकर दुरुपयोग हुआ है पिछले कुछ 5-6 सालों में, और दुरुपयोग हुआ है क्योंकि कानून में संशोधन लाए गए थे मोदी सरकार के समय, जो अधिकारियों को ऐसे अधिकार दिए गए थे, कानूनी अधिकार दिए गए थे, तो कोई कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। और इनकी प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति ईडी और सीबीआई द्वारा ये पूरा कर रहे हैं। हमने हमारे न्याय पत्र में लिखा है, मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो ऐसे हमारे कानून में संशोधन किए गए थे, ईडी के कानून में, सीबीआई के कानून में, इनकम टैक्स के कानून में, जो ये भयंकर अधिकार जो अफसर हैं उनके हाथ में दिया जाता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसको हम इसकी समीक्षा करेंगे और इस पर हम पुनर्विचार करेंगे। इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती। हम ईडीआई, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करना ज़रूरी है, निष्पक्ष तरीके से। जहाँ सबूत है आप कार्रवाई कीजिए, ऐसा नहीं कि वो राजनीतिक इशारे पर काम करें, अभी जो हो रहा है। और मैं मिसाल देता हूँ, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, एक को तो बेल मिला है, 2 मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, ईडी ने जेल भिजवाया है, और ये 2 पूंजीपति टेम्पो लेकर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस आ रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है।
इससे और बड़ा कोई राजनीतिकरण नहीं का मिसाल मुझे याद नहीं आया। तो इन संस्थाओं को पारदर्शिता से काम करना जरूरी है, निष्पक्षता के साथ काम करना जरूरी है। राजनीति की राजनीतिक नेता होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी मंगलसूत्र की बात करती है, जिस तरीके से बीजेपी संपत्ति के बंटवारे की बात करती है, जिस तरीके से बीजेपी भैंस की बात करती है, क्या आप मानते हैं कि इस तरह के जो आरोप होते हैं वो कांग्रेस के जो बेसिक प्रचार है, जो मुद्दे लोगों तक पहुंचाने चाहिए, उससे ज्यादा समय कांग्रेस को सफाई देने में लग जाता है, डिस्ट्रैक्शन आता है? नहीं, हमारे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री खूब प्रयास कर रहे हैं रोज ध्यान हटाने के लिए, पर हमारा गारंटी कार्ड वितरण जो प्रोग्राम है 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाना, वो चल रहा है। और अगर आप हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण सुने या राहुल जी के भाषण सुने या प्रियंका जी के भाषण सुने और जो नेता प्रचार के लिए जाते हैं, वो हम बैकफुट में नहीं है, कोई डिफेंसिव नहीं है। हम लोग, हमारा एजेंडा है, हमारा एक सकारात्मक एजेंडा है। 5 न्याय 25 गारंटी, किसान, श्रमिक, युवा, महिला और हिस्सेदारी, यही तो हमारे 5 मुद्दे हैं। और इससे बात शुरू की है। आपने विरासत कर के बारे में इन्होंने कहा और हम पर आरोप लगाया कि हम धन पुनर्वितरण की बात कर रहे हैं हमारे न्याय पत्र में। कहाँ जिक्र है? 80 पेज में एक शब्द नहीं है धन पुनर्वितरण का, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का। हमने यही कहा है कि बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं एक गंभीर मसला है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और जब विकास होता है, तेजी से विकास होता है, उसका फायदा सभी वर्गों को पहुंचना चाहिए एक समावेशी ढंग से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही ऐसे लोग हैं, पूंजीपति हैं या उद्योगपति हैं, जिनको सारा फायदा मिलता है और कीमत चुकाते हैं करोड़ों लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमने कहा है हमारे न्याय पत्र में। तो बेफिक्र रहिए, हमारा चुनाव प्रचार हमारे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री एक दूसरे क्रिकेट पिच को तैयार करने में लगे हुए हैं 19 तारीख से। हम उस पिच पे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उस क्रिकेट पिच सांप्रदायिक पिच है और सिर्फ सांप्रदायिक या धर्म से लेकर मुद्दे वो उठा रहे हैं। जब हमें जवाब देना पड़ता है हम देते हैं, पर हमारा चुनाव अभियान हमारे मुद्दों पर हम कर रहे हैं, उनके मुद्दों। हालांकि वो हमारे मुद्दों पर अभी लड़ रहे हैं और हमारे न्याय पत्र को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी देने वाले प्रधानमंत्री निकले। हमारे डाउनलोड 5 लाख हमारे न्याय पत्र डाउनलोड हुए हैं 19 तारीख के बाद। जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, 5 लाख कभी भी नहीं हुआ है 70-75 साल में कि एक पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा पत्र ने 5 लाख लोगों ने पढ़ा होगा। तो एजेंडा हमारा है। एजेंडा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, आर्थिक विषमताओं का है, श्रमिकों का है, किसान कर्जा माफी का है, कास्ट सेंसस का है, 50% सीमा का है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने इंटरव्यू में भी नहीं बोल रहे हैं और अपने भाषणों में भी नहीं बोल रहे हैं। सैम पिट्रोडा ने जो कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय थी, ठीक है। वो कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई सलाहकार नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की ओर से तो बोलते नहीं है। उन्होंने कुछ कहा और तोड़ मरोड़ फुड़ कर करके ध्यान हटाने के लिए ये विरासत कर की बात की। और मैंने उसी वक्त मैंने कहा था कि एस्टेट ड्यूटी हटाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, 16 मार्च 1985 एस्टेट ड्यूटी, वो विरासत कर ही होता है एस्टेट ड्यूटी, उसको हटाया गया। क्यों हटाया गया? वीपी सिंह ने अपने बजट के भाषण में
स्पष्टीकरण दिया कि जितना हम खर्च करते हैं उस टैक्स को लेने में वो बहुत ज़्यादा है और उस टैक्स से जो हमें आमदनी मिलती है बहुत कम है, इसीलिए हम इस कर को हटा रहे हैं। तुरंत प्रधानमंत्री ने कहा इसका कारण यह है क्योंकि राजीव गांधी चाहते थे कि जो उनको विरासत में इंदिरा गांधी जी से मिला उस पर कर नहीं लगे। उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब प्रियंका जी ने दिया। उन्होंने ये कहा, पहले तो यह बात है कि जब वीपी सिंह ने यह घोषणा की थी 1985 में, जिन लोगों की मृत्यु मार्च 85 के बाद हुआ उन पर यह लागू होता है, उनके एस्टेट पर लागू होता है। इंदिरा जी की हत्या तो 31 अक्टूबर 1984 में हुआ था। और प्रियंका जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा राजीव जी को एक ही चीज मिली अपनी मां से विरासत में, वो शहादत। ये प्रधानमंत्री समझेंगे नहीं, पर बार बार विरासत कर की बात कर रहे हैं। तो सैम पिट्रोडा जी ने जो कहा है वो उनकी राय है, हमारी राय नहीं है, हमारे विचार नहीं है। और सैम पिट्रोडा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अध्यक्षता के पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो हर एक व्यक्ति को लेकर कांग्रेस की क्या राय है, पर सभी लोगों का मैं वकालत नहीं कर सकता।